Today's topic is effect on the value of G due to rotation of Earth. Due to rotation of Earth, या फिर आप इसको ये भी कह सकते हो ड्यू टू द इफेक्ट ड्यू टू लैटिट्यूड. तो ये आज का पहला टॉपिक है जिसमें हम इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ जी की वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अर्थ के रोटेशन की वजह से, या अगर कोई हमारा ऑब्जेक्ट किसी लैटिट्यूड पर प्लेस्ड है उसकी वजह से. तो सबसे पहले इसके फिगर को समझते हैं. तो हियर इज द फिगर ऑफ द अर्थ. हमारे पास एक अर्थ का फिगर है यहाँ पर, और दिस विल बी द, यू कैन से दैट द डायमीटर, and this is the line. Okay, so this denotes the north pole of the earth, south pole, east and the west. This is the figure. Now the earth rotates in this direction like this. Earth is rotating like this. Now this is the center of the earth, which is denoted by symbol O. This is the radius of the earth, which is denoted by symbol capital R. Now let us suppose that here is a point P where the object is being placed of mass small m. Okay. Now we draw a line which joins the center of the earth. This is the line. Now what is the radius of this point P with respect to its rotation? इस रोटेशन के रिस्पेक्ट में जहां ये पॉइंट P है, पॉइंट P के लिए रेडियस क्या होगा अर्थ का? अगर ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर प्लेस्ड होता तो रेडियस हमारा ये होता कैपिटल R, बट पॉइंट हमारा यहाँ पर प्लेस्ड है, पॉइंट P यहाँ पर प्लेस्ड है, तो इसके रिस्पेक्ट में रेडियस क्या होगा? सो दिस विल बी द रेडियस. ये रेडियस होगा. इसको डिनोट कर देते हैं सिंबल स्मॉल r से, और इसके लिए एक हम सर्किल भी डिनोट कर देते हैं लाइक दिस. दिस इज द सर्किल. ठीक है, यहां से बात क्लियर हो जाएगी. तो हमारे पास यहाँ पर एक अर्थ है. अर्थ का हमने रेडियस भी डिनोट कर दिया है, और अर्थ को डिनोट करने के बाद, रेडियस डिनोट करने के बाद हमने एक पार्टिकल p को एज्यूम कर लिया है कि ये पार्टिकल p कुछ लैटिट्यूड पर, इक्वेटर से कुछ लैटिट्यूड पर प्लेस्ड है. अब यहाँ से इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं. सबसे पहले जो ये पॉइंट p है, इस पे एक अर्थ के सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगा. दैट फोर्स इज इक्वल टू mg. ठीक है, ये जो पार्टिकल P है ये अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होगा. जो पार्टिकल P पे जो हमारा मास रखा हुआ है वो अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होगा विद द फोर्स दैट इज नोन एज mg. ओके, और ये अगर आप ऐसे देखोगे फिगर को, तो दिस विल आल्सो एक्ट एज द रेडियस ऑफ द अर्थ. तो ये रेडियस की तरह भी एक्ट कर रहा है. ठीक है, अब हम ये सपोज कर लेते हैं कि यहाँ से इक्वेटर से कितने एंगल पर ये पॉइंट P प्लेस्ड है. तो सपोज दिस एंगल इज थीटा. ये एंगल थीटा है. अगर ये वाला एंगल थीटा है, देन दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा. जो मैथमेटिक्स वाले हैं वो समझ गए होंगे कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है यहाँ पर. आफ्टर दैट ये वाला एंगल भी आपका थीटा हो गया. ओके, अब ये वाला एंगल हमारा थीटा है, तो वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू. यहां से वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. दैट यहां पे हमारे पास ये एक r गिवन है. दिस इज द बेस एंड दिस इज द हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस ट्राइंगल. ये एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है. इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये बेस है एंड दिस इज द हाइपोटेन्यूज. तो cos थीटा का फॉर्मूला यहां से रिड्यूस हो जाएगा. दैट cos थीटा is equal to small r upon capital R. Small r is the radius of the rotation of the
point mass placed at point P, and this R is the radius of the earth or the hypotenuse of this triangle. So small r can be written as r cos theta. So remember it as your first equation. Okay. So when the particle at point P rotates, then what will happen? जब ये पॉइंट P पे रखा हुआ पार्टिकल रोटेट करेगा तो क्या होगा? तब इस पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा. कौन सा फोर्स? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. इसको यहां पे समझेंगे. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड्स एक्ट करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स इनवर्ड्स एक्ट करता है. ठीक है. इस पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा और उसका फॉर्मूला होता है mr ओमेगा स्क्वायर. सो इस पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रहा है. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स F is equal to mr ओमेगा स्क्वायर. अब इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे. पहला रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो होगा, दिस विल बी अपोजिट टू दैट ऑफ दिस हाइपोटेन्यूज, जिसको हम नेम देते हैं mr ओमेगा स्क्वायर cos थीटा. सेकंड विल बी परपेंडिकुलर टू दैट. सेकंड विल बी परपेंडिकुलर, इसके जस्ट परपेंडिकुलर होगा. और परपेंडिकुलर होगा तो इसका इस पे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है. लाइक दिस mr ओमेगा स्क्वायर sin थीटा. तो इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mr ओमेगा स्क्वायर के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं. पहला रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है mr ओमेगा स्क्वायर cos थीटा. सेकंड वन इज mr ओमेगा स्क्वायर sin थीटा. mr ओमेगा स्क्वायर sin थीटा इसके जस्ट परपेंडिकुलर है. इसके जस्ट परपेंडिकुलर होगा. इसकी वजह से इस पर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, इस फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला. और ये वाला इसके जस्ट अपोजिट है. जिस तरफ इस फोर्स एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, ये फोर्स एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, ये इसके जस्ट अपोजिट है. ठीक है. तो नेट फोर्स कितना एप्लीकेबल होगा? तो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है व्हाट इज द नेट फोर्स. नेट फोर्स कितना एप्लीकेबल है? नेट फोर्स on the particle towards the center. On the particle towards the center. Center की तरफ कितना नेट फोर्स एक्ट करेगा? This will be mg dash is equal to mg minus mr omega square cos theta. mg dash क्या चीज है? यहाँ पर जो हमारा नया फोर्स बन रहा है उसका नाम mg dash है. mg क्या है? वो जो फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है इस पॉइंट P से अर्थ के सेंटर की तरफ, जो हमने यहाँ पर लिखा है mg. दिस इज द फोर्स व्हिच इज एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ. और mr ओमेगा स्क्वायर cos थीटा क्या है? यहाँ पे लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट. तो लेट्स सी, यहां से m कॉमन ले लेंगे एंड दिस विल बिकम g r ओमेगा स्क्वायर cos थीटा. m and m will cancel out. Equation will become g minus g dash is equal to g minus r ओमेगा स्क्वायर cos थीटा. अब बच्चों यहाँ पे जो स्मॉल r है, स्मॉल r की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे r cos थीटा. तो इक्वेशन विल बिकम g minus r omega square cos square theta. So this is the value of the g dash due to the rotation of the earth. अर्थ के रोटेशन की वजह से g dash की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? g minus r omega square cos square theta. So यहाँ पर जो g dash है ये आपकी न्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब वैल्यू की g की वैल्यू है जो अर्थ के रोटेशन की वजह से फॉर्म अप होगी. बच्चों यहाँ पे लिख देते हैं वैल्यू g
G dash is equal to new value of G. G is known as, G की वैल्यू आपको पता है क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. R is the radius of the earth. R is the radius of earth. Omega is known as angular velocity. Cos theta. ये इसके टर्म्स हो गए. अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में. इसके कुछ स्पेशल केसेस हैं, उस स्पेशल केसेस के बारे में बात कर लेते हैं कि स्पेशल केस में क्या होगा. स्पेशल केस का मतलब है यहाँ पर व्हाट विल हैपन व्हेन वी इंक्रीज द वैल्यू और इंक्रीज द एंगल. सपोज द फर्स्ट स्पेशल केस, पहला स्पेशल केस हमारे पास यहाँ पर ये है कि व्हाट विल हैपन एट इक्वेटर. एट इक्वेटर, अगर इक्वेटर पे हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्लेस्ड हो जाता है, देन इन दैट केस व्हाट विल हैपन, तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी. ओके, थीटा की वैल्यू, ये जो एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है ये यहाँ पर हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी एंड cos theta की वैल्यू will become 1. Okay, and this equation will formed as G dash is equal to G minus R omega square. At equator, this formula will be used when the numerical portion, when the condition is given that the object is placed at equator, then what will happen to the value of the G? So we use this formula, G dash is equal to G minus R omega square. Second case, at poles. At poles, theta will become 90 degree at pole like this. Here is the north pole. So at this, theta will become 90 degree and cos theta will become 0. So G dash will be equal to G. G dash will be equal. नेक्स्ट टॉपिक है इसमें ग्रेविटेशनल फील्ड. ग्रेविटेशनल फील्ड का क्या मतलब है? तो ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब ये है कि किसी भी बॉडी या फिर किसी भी मास के चारों तरफ का वो स्पेस जिसमें उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उस स्पेस को हम उस बॉडी का ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं. ग्रेविटेशनल फील्ड क्या चीज है? सपोज हमारे पास एक बॉडी है, सपोज इस बॉडी का मास स्मॉल m है और इसके चारों तरफ एक स्पेस है, एक रीजन है जहां पर इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं. अगर मेरे पास कोई दूसरी छोटी बॉडी है, मैं इसके पास लेके आया, यहाँ इसके स्पेस में लेकर आया, तो इसमें क्या होगा, इसकी तरफ अट्रैक्शन फोर्स एक्सपीरियंस होगा. ठीक है, तो इस स्पेस को जिसमें इस बॉडी पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस हो रहा है, तो उसे इस बॉडी का ग्रेविटेशनल फील्ड कहेंगे. ग्रेविटेशनल फील्ड क्या चीज है? किसी एक बॉडी के चारों तरफ का वो स्पेस जहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम एक्सपीरियंस करते हैं, उसे उस बॉडी का ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं. तो नोट डाउन द हेडिंग ग्रेविटेशनल फील्ड एंड आफ्टर दैट नोट डाउन द डेफिनेशन. द स्पेस और region around a body या फिर आप मास भी कह सकते हो, around which force of attraction can be experienced, force of attraction can be experienced, force of attraction can be experienced is called its gravitational field. उसे उस बॉडी की ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं.
अब आ जाते हैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। बच्चों इंटेंसिटी का मतलब पहले आप बता दे रहा हूं मैं यहां पर। इंटेंसिटी का मतलब यहां पर है स्ट्रेंथ से। स्ट्रेंथ, इंटेंसिटी मींस स्ट्रेंथ, कि ग्रेविटेशनल फील्ड की कितनी स्ट्रेंथ है, दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो इस स्ट्रेंथ को हमने यहाँ पे नाम दिया है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। किसी भी बॉडी की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी स्ट्रेंथ कैसी है, कितनी है, उसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ओके, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, इसको हम डिनोट किससे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय सिंबल कैपिटल ई, उसके ऊपर वेक्टर का सिंबल। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन फिक्स्ड होती है। फॉर एन एग्जांपल, अगर हमारे पास किसी भी पार्टिकल की वजह से कोई भी ग्रेविटेशनल फील्ड है और उसके अंदर हम किसी भी बॉडी को लेकर आते हैं, तो उसकी तरफ जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द बॉडी होगी। इसका मतलब है इसकी डायरेक्शन फिक्स्ड है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इसके बाद ग्रेविटेशनल फील्ड, इसका एक फॉर्मूला भी होता है, दैट ग्रेविटेशनल फील्ड, इसके आगे मैं मेंशन कर दे रहा हूं, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैपिटल ई वेक्टर के साइन में इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स F upon mass, that is m. So this is the formula of gravitational field intensity. Gravitational field intensity क्या चीज है? तो ये होता है रेशियो ऑफ फोर्स अपॉन मास। So this is the formula of gravitational field intensity. It is denoted by symbol E, the force upon mass. Note down the steps. Gravitational field intensity. After that, we will start a small derivation of gravitational field intensity. साथ साथ ही नोट करते जाएंगे ताकि आपका कोई वर्क छूटे नहीं इसमें से। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि जिसका नाम है इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ बॉडी। द नेक्स्ट टॉपिक इज इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू बॉडी। किसी भी बॉडी की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी? चलिए फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे सबसे पहले कंसीडर कर लेते हैं। देयर इज ए बॉडी ऑफ मास कैपिटल M which is placed at point O and there is another body which is placed at a distance small r from point O at point P। ठीक है, एक बॉडी है जिसका मास है M, इसको हमने O पॉइंट पर रखा हुआ है। ठीक है, इससे O पॉइंट से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जहां पर हमें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कंसीडर करना है, निकालना है। तो उसके लिए हम यहां पर एक कंसीडर कर लेते हैं एक टेस्ट बॉडी जिसका नाम है टेस्ट मास। टेस्ट मास का मतलब यहां पर यह है कि ऐसा मास हमने लिया है जो ये टेस्ट करेगा कि इसके ऊपर लगने वाली ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैसी है, उसकी वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे जो मास रखा है उसका नाम है टेस्ट मास। ठीक है, अब ये R पर प्लेस्ड है, तो इसके पास ग्रेविटेशनल एक स्पेस है, ग्रेविटेशनल फील्ड है,
जिसकी वजह से इस पर एक अट्रैक्शन फोर्स एक्ट करेगा इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, एक अट्रैक्शन फोर्स एक्ट करेगा इन दिस डायरेक्शन। सो अब इस पॉइंट P पर लगने वाली इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होगी? सो व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी? दैट इज E is equal to force upon mass, gravitational field intensity. Gravitational field intensity E is equal to force upon mass at point P. At point P, and as we know the formula of force, gravitational force between the, according to gravitational force, वही न्यूटन वाला फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिखना है, that F is equal to G m m, इसका मास स्मॉल m है, अपॉन r स्क्वायर। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ इक्वेशन सेकंड, यहाँ पर जो फोर्स की वैल्यू है, इस फोर्स की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है, ये वाली वैल्यू को यहाँ पर हमें पुट करना है। पुट वैल्यू ऑफ फोर्स इन इक्वेशन फर्स्ट, we get E is equal to Gmm upon r square whole divided by m. This m and this m will cancel out, but we get the formula E is equal to Gm upon r square. So this is the formula of gravitational field intensity due to a body placed at a distance r. अगर डिस्टेंस r पर एक बॉडी प्लेस्ड है तो उसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, तो उसके लिए ये फॉर्मूला आ गया E is equal to Gm upon r. This is the formula. Now moving to the SI unit. SI unit ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की क्या होती है, ये रह गया था आपका पीछे वाले टॉपिक में। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की SI यूनिट होती है, फॉर्मूला आपको पता था, दैट इज E is equal to force अपॉन मास, तो E is equal to न्यूटन पर kg। ऐसा यूनिट विल बी न्यूटन पर kg। दिस इज न्यूटन पर kg। अगर CGS की बात कर लेते हैं तो इट विल बी डाइन पर ग्राम्स, डाइन पर ग्राम। नेक्स्ट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला, इसके लिए क्या होगा, तो E के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है, कितना होता है, mLT -2 अपॉन मास का m। सो डायमेंशनल फॉर्मूला विल बी इक्वल टू LT -2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के SI यूनिट और CGS यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला है। अब इस पे आ जाते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू बॉडी पर। इतना टॉपिक्स नोट कर लीजिए, नोट डाउन द स्टेप्स। बात करते हैं, अगर इसी की जगह पे कैपिटल M मास की जगह पे हमारे पास अर्थ होती, तो अर्थ का मास कैपिटल M, देयर विल बी ए स्मॉल बॉडी प्लेस एट पॉइंट P, दैट इज स्मॉल m, एक दूसरी बॉडी स्मॉल m पे प्लेस कर देते, तो उस केस में हमारे पास जो वैल्यू आती अर्थ के केस में जो वैल्यू आती वो क्या आती, यही आती E is equal to Gm upon r square। Gm upon r square वैल्यू किसकी होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी किसके बराबर हो जाती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के केस में, ग्रेविटी के बराबर। किसके केस में होती, अर्थ के केस में होती। यहाँ पर हमने जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकाली है वो किसी बॉडी की वजह से निकाली है, किसी दूसरे बॉडी पर।
अगर हमारे पास इसी की जगह पर हमने यहाँ पर अर्थ को कंसीडर किया होता, यहाँ पे कोई दूसरी बॉडी को कंसीडर किया होता, उस केस में ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू gm/r² हो जाती, और ये वाली वैल्यू आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की होती है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी अर्थ के केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाती है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर है अर्थ के केस में।